स्टडी विद रेहलजा में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम चैप्टर 18 बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन के बारे में जानेंगे। अपन फूड खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उसके अलावा मिनरल्स लेते हैं, वो सब बॉडी में आते हैं माउथ के थ्रू। पर बॉडी से टिश्यू तक या हम कहें सेल्स तक कैसे पहुंचते हैं हमारे, तो उसका आंसर है ब्लड के थ्रू ये सारी चीजें ट्रांसपोर्ट होती है। हम कह सकते हैं ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। इसके साथ में लिम्फ रहता है, उसे टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, वो भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। अब जो स्पॉन्जेस रहते हैं, सिलेंट्रेट्स रहते हैं, ये कैसे सर्कुलेट करते हैं, तो जो वाटर रहता है, ये मान लो स्पॉन्ज है, इसके आसपास में वाटर है, इनमें क्या होता है, बॉडी कैविटीज होती हैं। ये जो वाटर है इन बॉडी कैविटीज के थ्रू आता है और फ्रॉम दी सराउंडिंग्स थ्रू बॉडी कैविटी ये सर्कुलेट करता है मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, फूड वगैरह को। क्योंकि इनमें ब्लड और लिम्फ रहता नहीं है, इसलिए वाटर के थ्रू ये सब चीज़ें होती है। अब जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ब्लड और लिम्फ रहता है। अब ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा होता है और फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं। प्लाज्मा 55% रहता है ब्लड का और फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% रहते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन्स रहते हैं, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। वाटर रहता है, मिनरल्स रहते हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड, नाइट्रोजन बेसिस और क्लॉटिंग फैक्टर्स। वाटर जो होता है 90 से 92% रहता है प्लाज्मा का, और बाकी प्रोटीन्स रहते हैं 6 से 8%, और बाकी ये सब जो है बहुत ही लो क्वांटिटी में रहते हैं, लो अमाउंट में रहते हैं। जो 6 से 8% प्रोटीन्स हैं, ये मेजर प्रोटीन्स हैं जो प्लाज्मा में प्रेजेंट रहते हैं। फाइब्रिनोजन है, वो क्लॉटिंग के लिए यूज होता है। ग्लोबुलिन है, वो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। एल्ब्यूमिन है, वो ऑस्मोटिक बैलेंस को मैनेज करता है। अब मिनरल्स जैसे कि Na+, Cl-, Mg2+, कैल्शियम 2+, SCO3-, बाइकार्बोनेट आयन, ये सारे मिनरल्स में रहते हैं। इसके अलावा जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं, ये इनएक्टिव स्टेट में होते हैं जब प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा दें, माइनस कर दें, तो बचेगा क्या, सीरम। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करते हैं, जिसमें कि आते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब डब्ल्यूबीसी जिसे ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, उसमें दो टाइप आती है, ए ग्रैनुलोसाइट्स और ग्रैनुलोसाइट्स। ए ग्रैनुलोसाइट्स में भी दो होते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ग्रैनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स होते हैं। लिम्फोसाइट में टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट होते हैं। अब इन सब के बारे में डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आरबीसी, जिन्हें इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इरिथ्रो का मतलब होता है रेड और साइट्स का मतलब होता है सेल्स, जो कि रहते हैं 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। अब इसका मतलब क्या होता है कि 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में 5.5 मिलियन आरबीसी रहेंगे। आरबीसी बोन मैरो में बनते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन रहता है, पिगमेंट, जो कि 12 से 16 ग्राम रहता है पर 100 ml ऑफ ब्लड। अब ये आरबीसी का स्ट्रक्चर है सेल का। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। अब न्यूक्लियस क्यों नहीं होता है, पहले तो ये बाइकॉन्केव शेप का होता है। क्या होता है, जब आरबीसी बन रहा होता है तो उसमें न्यूक्लियस था किसी जमाने में, पर ये जो हीमोग्लोबिन है, एचबी से डिनोट कर रहा हूँ, ये हीमोग्लोबिन आ जाता है। इस हीमोग्लोबिन में आयरन रहता है जो कि O2 को कैप्चर करता है। अब O2 जब ज्यादा चाहिए होती है बॉडी को, तो हीमोग्लोबिन भी ज्यादा चाहिए रहता है। तो सेल के अंदर हीमोग्लोबिन आते गए और इस न्यूक्लियस को बाहर फेंक दिया इसने, हीमोग्लोबिन ने, क्योंकि वहां पे जगह कम पड़ रही थी। इसलिए आरबीसी में हीमोग्लोबिन रहते हैं तो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसलिए इसको नॉन न्यूक्लिएटेड कहते हैं। अब हीमोग्लोबिन की वजह से रेड कलर होता है आरबीसी का, और इनकी लाइफ स्पैन 120 डेज की रहती है। इतनी कम क्यों रहती है, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं रहता है, और ये डिस्ट्रॉय होते हैं स्प्लीन में, जिसे ग्रेवयार्ड कहते हैं सेल्स का। दूसरी बात करते हैं ल्यूकोसाइट्स की। इसको WBC कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। ये 13 से 20 दिन इनका वो रहता है लाइफ स्पैन। अब इनका लाइफ स्पैन 13 से 20 दिन का क्यों रहता है, क्योंकि ये फॉरेन पार्टिकल्स जो कह लें या दुश्मन कह लें हमारी बॉडी के, उनसे ये लड़ते रहते हैं, लड़ाई करते हैं, तो इसलिए जल्दी मर भी जाते हैं। तो इसलिए इनका 13 से 20 दिन तक का लाइफ स्पैन रहता है। इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है तो जगह नहीं चाहिए होती है। ये 6000 से 8000 तक रहते हैं मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में। अब WBC जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, ए ग्रैनुलोसाइट्स और ग्रैनुलोसाइट्स। अब जो ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं इसमें फिल्स आते हैं, सारे फिल्स वाले ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं। न्यूट्रोफिल्स जो कि 60 से 65% रहता है,
दूसरा एओसिनोफिल्स, ये 2 से 3% तक रहते हैं। तीसरा बेसोफिल्स, ये 0.5 से 1% तक रहते हैं। दूसरे आते हैं ई ग्रेनुलोसाइट्स, इसमें लिम्फोसाइट्स आते हैं और मोनोसाइट्स आते हैं। लिम्फोसाइट्स 20 से 25% तक रहते हैं और मोनोसाइट 6 से 8% तक रहते हैं। अब सबकी बात करते हैं। न्यूट्रोफिल्स जो 60 से 65% तक रहते हैं, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमको बचाते हैं। साथ ही में फैगोसाइटोसिस करते हैं। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल्स को सराउंड करके खा जाना या डिस्ट्रॉय कर देना, और फैगोसाइटोसिस करते मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आए उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। दूसरा है एओसिनोफिल्स, जो 2 से 3% तक रहते हैं। वो इन्फेक्शन से लड़ते हैं, इन्फेक्शन को रेजिस्ट करते हैं। एलर्जिक रिएक्शंस हो, एलर्जी एसोसिएटेड, उसमें ये काम करते हैं उस सिचुएशन में। तीसरे आते हैं बेसोफिल्स, 0.5 से 1% तक रहते हैं। ये हिस्टामिन और हेपेरिन को रिलीज करते हैं। साथ ही में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में ये इन्वॉल्व रहते हैं। ये तो थे सारे ग्रैन्युलोसाइट्स। इनके सेल्स में ग्रैन्यूल्स जैसे कुछ पार्टिकल्स रहते हैं। अब बात करते हैं ए ग्रैनुलोसाइट्स की, जिसमें आते हैं लिम्फोसाइट्स। इसमें भी 2 टाइप के लिम्फोसाइट होते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। ये इम्यून रिस्पॉन्स में मदद करते हैं। ये सेल्स बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल, बैक्टीरिया, वायरस आए तो लिम्फोसाइट उस पर एक्शन लेते हैं, उससे लड़ाई करते हैं। दूसरे आते हैं मोनोसाइट्स। ये मेजरली फैगोसाइटोसिस करते हैं, सेल को इनगल्फ करते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं। ये 6 से 8% रहते हैं और लिम्फोसाइट 20 से 25% रहते हैं। हमने आरबीसी के बारे में देखा, डब्ल्यूबीसी के बारे में देखा, प्लेटलेट्स के बारे में अब देखते हैं। तीसरे आते हैं हमारे थ्रोम्बोसाइट्स, जिनको प्लेटलेट्स भी कहते हैं। ये होते हैं 1,50,000 से 3,50,000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। अब ये थ्रोम्बोसाइट्स बनते कैसे हैं? मेगाकारियोसाइट्स होते हैं, उनसे प्लेटलेट्स बनते हैं, ये थ्रोम्बोसाइट्स बनते हैं। ये मेगाकारियोसाइट्स स्पेशल सेल्स होते हैं बोन मैरो में। अब मेनली इनका काम किस में होता है? कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में इनका काम आता है। ये रिड्यूस हो गए, इनकी मात्रा कम हो गई तो क्या होगा? क्लॉटिंग पे इफेक्ट होगा, क्लॉटिंग के डिसऑर्डर्स होंगे। फॉर एग्जांपल कोई इंजरी लगी हमको, प्लेटलेट्स कम होने के कारण प्रॉपर क्लॉटिंग नहीं होगी, जिससे एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा। अब ब्लड ग्रुपिंग की बात करते हैं। आपने बी पॉजिटिव ऐसा देखा होगा, ए बी नेगेटिव। तो इसमें ये बी और एक ये पॉजिटिव, इसमें ए बी और एक ये नेगेटिव, 2 कंपोनेंट आ रहे हैं। एक होता है ABO और ये नेगेटिव पॉजिटिव होता है RH। पहली होती है ABO ब्लड ग्रुपिंग, जिसमें कि ये जो हमारा RBC है, इसकी सरफेस पे 2 टाइप के एंटीजेंस रहते हैं। A और B एंटीजेंस रहते हैं RBC के ऊपर, जिन्हें सरफेस एंटीजेंस कहते हैं। और प्लाज्मा में 2 एंटीबॉडीज रहती है, A और B, 2 टाइप की। अब एंटीजेंस क्या होते हैं? ये बैक्टीरिया, वायरस जैसे फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, जिनके खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है ताकि उस एंटीजन से लड़ सके। पर हमारी बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा है, जैसे कि मैंने बताया था अभी, कि आरबीसी के सरफेस के ऊपर 2 एंटीजन रहते हैं, ए या तो बी या तो दोनों भी हो सकते हैं। और उसके खिलाफ प्लाज्मा में 2 एंटीबॉडी रहती है जो उनको डिस्ट्रॉय करती है। यदि ए एंटीजन सरफेस पे रहा, उसके खिलाफ प्लाज्मा में ए बॉडी होगी तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उस एंटीजन का कोई वजूद नहीं रहेगा। यदि ह्यूमन में ए ब्लड ग्रुप है, किसी का ब्लड ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव है, उसके प्लाज्मा में ए एंटीबॉडी नहीं होगी। यदि होगी तो वो ब्लड एक्सिस्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ए एंटीबॉडी उसके ब्लड के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट हुए ए एंटीजन को मार डालेगी। पर्टिकुलर इंडिविजुअल में बी वाली एंटीबॉडी रहेगी, तभी ए वाला एंटीजन आरबीसीज की सरफेस पे एग्जिस्ट कर पाएगा। अब अपन ग्रुपिंग को देखते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी, इन दोनों की आपस में नहीं बनती है। एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी ए नहीं होगी, क्योंकि ए होगी तो डिस्ट्रॉय कर देगी, अटैक कर देगी। तो एंटीजन ए होगा तो एंटीबॉडी को बी होना है। अब अपन पूरे एग्जाम्पल देखते हैं।
किसी का ब्लड ग्रुप ए है, उसके सरफेस पे एंटीजन ए रहेगा और प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए नहीं रहेगी, बी रहेगी। ए रहेगी तो वो अटैक करके उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देगी, एंटी बी कहेंगे इसको। दूसरा बी होगा तो उसकी सरफेस पे एंटीजन बी रहेगा और प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए। किसी का ए बी रहेगा ब्लड ग्रुप तो उसकी सरफेस पे ए और बी दोनों रहेंगे और प्लाज्मा में ए और बी दोनों ही नहीं रहेंगे, तो यहाँ पे कहेंगे निल, एंटीबॉडी है ही नहीं इसमें। और यदि निल रहा मतलब सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं रहा तो उस ब्लड ग्रुप को ओ कहेंगे और उसमें ए या बी दोनों टाइप की एंटीबॉडी रह सकती हैं क्योंकि एंटीजन तो है ही नहीं। अब हम डोनर की बात करते हैं। अब यहाँ पे एंटी बी होने के कारण बी डोनर नहीं हो सकता है क्योंकि ये एंटीबॉडी भी अटैक कर देगी इस पे, क्योंकि बी वाले के पास एंटीजन बी होगा उसकी आरबीसी की सरफेस पे, तो ये अटैक कर देगी। तो बी डोनेट नहीं कर सकता है ए वाले ब्लड ग्रुप को, ए कर सकता है। अब ये ओ है, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं था तो एंटीबॉडी अटैक नहीं करेगी तो ओ भी कर सकता है। एंटी ए को बी कर सकता है और ओ कर सकता है। अब ये जो ए बी है इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होने के कारण ए बी और ओ सारे के सारे कर सकते हैं ए बी भी। ये क्या हुआ, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, बिकॉज ए बी ब्लड ग्रुप को सारे डोनेट कर सकते हैं। वहीं एंटी ए और एंटी बी दोनों हैं तो ए और बी दोनों ही नहीं कर सकता है ओ को, सिर्फ ओ वाला ही डोनेट कर सकता है। अब अपन ने देखा कि जो ए ब्लड ग्रुप है ओ उसे डोनेट कर सकता है, बी है ओ उसे भी डोनेट कर सकता है, ए बी है ओ उसे भी डोनेट कर सकता है और ओ है तो ओ उसे डोनेट कर ही सकता है। यहाँ पे ओ सबको डोनेट कर रहा है, ये ओ हो गया यूनिवर्सल डोनर। ए बी ओ ग्रुपिंग देख ली अपन ने, आर एच ग्रुपिंग की बात करते हैं। अब ये जो आर एच है ये भी ए और बी की तरह एंटीजन है जो सबसे पहले रेसेस मंकी से मिला था, इसलिए आर एच बोलते हैं रेसेस के इनिशियल्स। अब ये 80% ह्यूमंस में होता है, आर एच पॉजिटिव होते हैं वो, 20 में नहीं होता है तो वो आर एच नेगेटिव होते हैं। आर एच जो है वो किसी ह्यूमन में नहीं हुआ तो वो नेगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल बी नेगेटिव, इसका मतलब इसमें आर एच एंटीजन नहीं प्रेजेंट है। ये बी एंटीजन है, इसमें आर एच एब्सेंट है। वैसे ही डोनर है कोई, वो आर एच पॉजिटिव है, उसमें आर एच एंटीजन प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल ओ पॉजिटिव है, ये यूनिवर्सल डोनर है तो ये डोनेट कर सकता है। तो इस केस में क्या होगा, पहले टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन दूसरे टाइम पे यहाँ पे बी वाला जो ब्लड ग्रुप है वो एंटीबॉडी बना लेगा आर एच के खिलाफ। तो पहले टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर दूसरे टाइम पे अब ये जो एक्सेप्टर है ये इसके पास आर एच एंटीजन नहीं है, पर डोनेशन के टाइम पे आर एच एंटीजन आ गया पहली बार जब डोनेट किया, तो बॉडी जो है उसको फॉरेन मटेरियल की तरह ट्रीट करेगी और उसके खिलाफ अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बना लेगी। अब एंटीबॉडी क्या करेगी, दूसरे टाइम पे अटैक करेगी, तो ये एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय कर देगी, अटैक करेगी। इसी का एक एग्जाम्पल है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटाइलिस। अब ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटाइलिस में क्या होता है, मदर है उसकी बॉडी में आर एच नेगेटिव है, एंटीजन एब्सेंट है ब्लड में। जो चाइल्ड है या फीटस है जो, वो आर एच पॉजिटिव है, मतलब उसकी ब्लड में एंटीजन प्रेजेंट है। इस केस में क्या होता है कि जो पहली प्रेगनेंसी होती है, फर्स्ट चाइल्ड है, अगर वो पॉजिटिव निकले और मदर नेगेटिव हो, डिलीवरी के वक्त क्या होता है, दोनों के ब्लड सेपरेट होते हैं मदर और फीटस के प्लेसेंटा से। लेकिन अगर डिलीवरी के वक्त किसी कारण दोनों ब्लड मिक्स हो जाएं या मिल जाएं एक दूसरे से, एक्सपोज हो जाता है, तब क्या होता है, डिलीवरी के वक्त मदर की बॉडी वो एंटीबॉडी बनाएगी उस आर एच के खिलाफ, आर एच एंटीजन के खिलाफ। पहली बार में तो कोई दिक्कत नहीं आती है क्योंकि तब एंटीबॉडी बनी नहीं होती, पहली बार इंटरेक्शन होता है, बन रही होती है, तो एंटीबॉडी बन गई अब आर एच एंटीजन के खिलाफ। पर सेकेंड प्रेगनेंसी होती है, जो चाइल्ड फिर से आर एच पॉजिटिव होता है, तो ये एंटीबॉडी अब इस पे अटैक करेगी,
आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेगी यदि फिर से किसी कारणवश एक्सपोज होता है ब्लड मदर का और फीटस का। फीटस के आरबीसी डिस्ट्रॉय होते हैं, उससे क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है। इरिथ्रो का मतलब होता है आरबीसी और ब्लास्टोसिस का मतलब होता है डिस्ट्रॉय। आरबीसी डिस्ट्रॉय होने लगते हैं और फीटस के होते हैं, इसलिए इसको फ्यूटाइलिस कहते हैं। इससे बचने के लिए क्या होता है, एंटी आरएच एंटीबॉडी, मतलब आरएच एंटीबॉडी की भी एंटी देते हैं मदर को ताकि वो उस आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने से रोक सके। ये जो एंटीबॉडी है ये आरबीसी को मार रही थी, फीटस के आरएच पॉजिटिव पे अटैक कर रही थी। अब ये देने से, आरएच एंटीबॉडी की एंटी देने से इस एंटीबॉडी को स्टॉप कर देगी, जिसकी वजह से ये अटैक नहीं कर पाएगी। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में जानते हैं कि ब्लड कैसे कोएगुलेट होता है। अब ये कोएगुलेशन होता क्यों है, ताकि एक्सेसिव लॉस ना हो ब्लड का बॉडी से। ये अपन को हाथ पे चोट लग गई, खून बह रहा है, थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये ब्राउन कलर का आसपास पपड़ी जम जाती है बोलते हैं, ये डार्क कलर का स्कम बन जाता है। कोई भी इंजरी होती है उसकी साइड पे डार्क कलर का स्कम क्या होता है, क्लॉट होता है, या इसको कहते हैं कोएगुलम। थ्रेड्स का नेटवर्क होता है, प्रोटीन होता है फाइब्रिन, फाइब्रिन्स के बने होते हैं ये। अब ये क्यों बंद करा जाता है इस नेटवर्क से, थ्रेड के, ताकि जो डेड और डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट है जैसे कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह, ये बाहर ना जा सके, लॉस ना हो, ट्रैप्ड किए जाते हैं इसमें। अब ये जो फाइब्रिन्स हैं ये कहाँ से आते हैं, जो हमारा प्लाज्मा होता है उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स रहते हैं अलग अलग, जो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, जैसे कि है प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन। ये एक्टिव होते हैं जब भी कोई इंजरी होती है उस दौरान। प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। ये सारी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है अल्टीमेटली फाइब्रिन को बनाने के लिए। अब ये जो थ्रोम्बिन एक्टिवेट हुआ ये थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम से एक्टिवेट होता है। थ्रोम्बिन हमारे पास आ गया। अब जो दूसरा रहता है फाइब्रिनोजन, ये बनाते हैं फाइब्रिन जिसका थ्रेड बनता है। अब ये जो थ्रोम्बिन है इसकी वजह से ये फाइब्रिनोजन इनएक्टिव से एक्टिव होता है। ये जो थ्रोम्बोकाइनेस थी, एंजाइमिक रिएक्शन की एक सीरीज होती, चेन होती है जिसको कैस्केड कहते हैं। ऊपर लिखा है एंजाइम कॉम्प्लेक्स, तो ये बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं एक साथ। कैस्केड प्रोसेस का मतलब क्या होता है, झरना बहता है। कैस्केड का मतलब वैसे ही होता है, एक के बाद एक, ये झरना बह रहा है। वैसे ही सारी एंजाइम एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप, ए ने बी को एक्टिवेट किया, बी ने फिर सी को, सी ने डी को, डी ने ई को, फिर ई ने एफ को, और अल्टीमेटली अपन को फाइब्रिन मिला। ये सारी इनएक्टिव थी, फिर ये एक्टिव होती जाती हैं। इसको कहते हैं कैस्केड प्रोसेस। सी ने डी को किया, ऐसे ये लगातार चलती जाती है और अल्टीमेटली हमको फाइब्रिन मिल जाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो हमारी इंजरी की साइट पे आके उसको बंद कर देता है। और ये सारे प्लाज्मा में इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर्स रहते हैं, कैस्केड मैकेनिज्म के थ्रू ये सारे एक्टिव हो जाते हैं। कुछ भी इंजरी या ट्रॉमा होता है, हमको कहीं चोट वोट लग जाती है, उस दौरान क्या होता है, ये स्टिमुलेट करता है प्लेटलेट्स को जो ब्लड में प्रेजेंट रहते हैं। अब प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ये रिलीज करवाते हैं फैक्टर्स को। अब ये क्यों होता है, ताकि कोएगुलेशन मैकेनिज्म एक्टिवेट हो सके। ब्लड है, टिश्यू रहता है, कहीं भी चोट लगती है तो, जैसे यहाँ चोट लग गई, ये जो आसपास के टिश्यू हैं ये भी डिटेक्ट करते हैं कि भैया चोट लगी है, फैक्टर्स को इनिशिएट करते हैं कि भैया चोट लगी है, आ जाओ इधर, ये कोएगुलेशन मैकेनिज्म को एक्टिवेट करो और ये चोट को भरो। इसके अलावा जो कैल्शियम आयंस होते हैं वो कोएगुलेशन में मदद करते हैं। अब बात करते हैं लिम्फ की। लिम्फ को क्या कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड। ये अलग अलग सेल्स हैं, ये सब मिलके बनाते हैं टिश्यू। अब एक टिश्यू होगा, वैसे ही दूसरा होगा, तीसरा होगा, आसपास बहुत सारे टिश्यू होंगे, उसके अंदर सेल्स होंगे। अब इनमें क्या भरा रहता है, टिश्यू के आसपास ये फ्लूइड रहता है जिसको टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं।
इसका कंपोजिशन भी सेम रहता है, इसमें भी सेम मिनरल्स रहते हैं प्लाज्मा में जो रहते हैं, जैसे कि Na+Cl-H3O-। अब बॉडी है, बॉडी ने न्यूट्रिएंट्स लिए, मिनरल्स लिए, वो ब्लड के थ्रू टिश्यू तक पहुंच गए, पर टिश्यू के आसपास कैसे जाएं? एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में कैसे जाएं, या एक सेल से दूसरे सेल में कैसे जाएं? उसके लिए कुछ मीडियम चाहिए, वो मीडियम लिम्फ प्रोवाइड करता है। अब ये जो लिम्फ है इसका भी पूरा सिस्टम होता है जिसको लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। पूरा वेसल्स का नेटवर्क होता है, ये ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड होगा, कैपिलरीज आर्टरीज से जाएगा या पल्मोनरी वेन्स से जाएगा। उसके अलावा डीऑक्सीजनेटेड होगा तो वो भी कैपिलरीज से जाएगा, वेन्स से जाएगा या पल्मोनरी आर्टरीज से जाएगा। इसके अलावा लिम्फ रहता है जो लिम्फेटिक सिस्टम से जाता है, या लिम्फ वेसल कह सकते हैं उसके नेटवर्क को। अब ये जो लिम्फेटिक सिस्टम में टिश्यू फ्लूइड है, लिम्फ है, ये वेन्स में जाके ड्रेन होता है। लिम्फ जो होता है वो कलरलेस होता है, लिम्फोसाइट्स रहते हैं इसमें, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार होते हैं, कैरियर रहता है न्यूट्रिएंट्स का, न्यूट्रिएंट्स इससे जाते हैं, कई हार्मोन्स इस सिस्टम से जाते हैं, फैट्स इससे एब्जॉर्ब होते हैं। ये इंटेस्टाइन में विलाई होती है, इसके ऊपर माइक्रो विलाई रहते हैं, इसमें लैक्टियल रहता है ऐसा। ये जो लैक्टियल है इसमें लिम्फ रहता है, ये इससे फैट्स एब्जॉर्ब होते हैं। ये क्रिप्ट्स होती हैं, ये इंटेस्टाइन में होता है सारा एब्जॉर्प्शन फैट का। सर्कुलेटरी पाथवे देख लेते हैं। सर्कुलेटरी पाथवे दो हो सकते हैं, या तो ओपन या तो क्लोज। ओपन किस में होते हैं? आर्थ्रोपॉड्स में होते हैं, मॉलस्क्स में होते हैं। और क्लोज किस में रहते हैं? एनिलीड्स में रहते हैं, कॉर्डेट्स में रहते हैं। अब इसमें जो ब्लड है वो पंप तो होता है हार्ट के द्वारा, पर वो पास होता है लार्ज वेसल्स से इनटू ओपन स्पेसेस। ये ओपन स्पेसेस में बॉडी के जो होती है कैविटी टाइप की होती है, वहां पे जाके ये पास होता है, ओपन होता है, जिसको कहते हैं साइनसेस। जो क्लोज वाला होता है उसमें हार्ट पंप करता है ब्लड को, ये भी वेसल्स के थ्रू जाते हैं। लेकिन जो ओपन नहीं, क्लोज्ड, यहाँ पे पूरा पाथवे जो होता है सर्कुलेशन का, सर्कुलेटरी पाथवे, वो क्लोज रहता है। क्लोज की बात करते हैं हम। मस्कुलर हार्ट रहता है वर्टिब्रेट्स में, सब में अलग अलग चेम्बर होते हैं। अब जो फिशेज होती है उसमें दो चेम्बर होते हैं, एक एट्रियम रहता है, एक वेंट्रिकल रहता है। एम्फीबियंस जो होते हैं, रेप्टाइल्स जो होते हैं, सिर्फ क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है जिसमें 4 चेम्बर रहते हैं, बाकी सारे रेप्टाइल्स में और एम्फीबियंस में 3 चेम्बर वाला हार्ट रहता है। इसमें 2 एट्रियम होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। तीसरा आता है क्रोकोडाइल, ये रेप्टाइल होने के बावजूद भी 4 चेम्बर इसमें। बर्ड्स और मैमल्स, इन सब में 4 चेम्बर होते हैं हार्ट के, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। अब फिशेस की बात करते हैं जिसमें 2 चेम्बर रहते हैं, तो उसमें कैसे सर्कुलेशन होता है? क्लोज सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं। हार्ट जो है वो ब्लड पंप करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करके गिल्स में भेजता है, गिल्स फिर ऑक्सीजनेटेड कर देते हैं उसको और बॉडी में पहुंचा देते हैं। फिर ये वापस से डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, बॉडी ऑक्सीजन ले लेती है उसके बाद, ये फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से हार्ट पंप करता है। तो ये सिंगल सर्कुलेशन हुआ। वहीं हम एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की बात करें जिसमें 3 चेम्बर रहता है, 2 एट्रियम और एक वेंट्रिकल रहता है। अब ये वेंट्रिकल है, ये पहला एट्रियम है, ये दूसरा एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट। अब राइट एट्रियम में मान लो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है बॉडी पार्ट से, और लेफ्ट एट्रियम हार्ट का ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है उस पर। कहाँ से आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड? गिल्स से या फिर लंग्स से या फिर स्किन से। ये दोनों टाइप के ब्लड वेंट्रिकल में आते हैं और वहां से मिक्स हो जाते हैं। तो ये मिक्स ब्लड फिर वापस से बॉडी पार्ट्स में जाता है, इसलिए इसको कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। क्यों इनकम्प्लीट कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड अलग अलग आ तो रहे हैं हार्ट में, लेकिन हार्ट से मिक्स होके जा रहे हैं। अब तीसरा देखते हैं बर्ड्स में, मैमल्स में, वो होता है 4 चेम्बर हार्ट। एक एट्रियम लेफ्ट वाला, एक वेंट्रिकल लेफ्ट वाला, एक एट्रियम राइट वाला, एक वेंट्रिकल राइट वाला, 2 वेंट्रिकल और 2 एट्रियम रहते हैं। अब जो राइट साइड है हमारा, राइट पोर्शन है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है, राइट वेंट्रिकल से होता हुआ निकल जाता है।
यहाँ आता है, यहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, फिर वहाँ से ऑक्सीजनेटेड होके लेफ्ट एट्रियम में आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स में जाता है। यहाँ पे दोनों टाइप के ब्लड मिक्स नहीं हो रहे हैं, दोनों सेपरेट हैं, मिक्सिंग नहीं है, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं कंप्लीट। ऑक्सीजनेटेड अलग और डीऑक्सीजनेटेड अलग। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए रेहलजा के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।